नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 2018 का जो एक क्वेश्चन पेपर है जिसे हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारे जो कोपा ट्रेड की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है उसका अब तक का 12वां वीडियो है। इससे पहले हम प्रीवियस ईयर के कोपा ट्रेड के 11 क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो कोपा ITI की जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाकर के आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट मैकेनिज्म इन जावास्क्रिप्ट बंडल द डेटा एंड मेथड टू यूज देम टुगेदर। तो जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म जो बंडल होता है उसके अंदर डेटा और मेथड को एक साथ ही इस्तेमाल करने का जो मैकेनिज्म होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पर बताना है। तो कोड कुछ इस तरह से है, हमने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, x हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक वैल्यू को असाइन किया है 3.759। ये हमारी वैल्यू है जो कि x के अंदर स्टोर की गई है। उसके बाद हमने आउटपुट लिया है x डॉट टू फिक्स्ड जीरो। ठीक है, तो टू फिक्स्ड जो है ये हमारा क्या है, ये एक फंक्शन होता है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर। टू फिक्स्ड ये कोड है। तो ये क्या करता है, ये जो है राउंड नंबर निकाल के हमको देता है। तो ये कैसे काम करेगा, तो इस समय इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इस समय जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 4। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि राउंड नंबर क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि राउंड नंबर जो डेसिमल नंबर होते हैं उनके जो दाएं तरफ के जो नंबर है, जैसे कि 759, अगर मैं यहाँ पर 9 को हटाना चाहूँ तो जो आपका 5 है उसके अंदर एक जुड़ जाएगा। ठीक है, 3.76 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं 9 को हटाना चाहूँ तो 3.759 में से, तो ये क्या है, आपका एक राउंड नंबर बन जाता है। तो आपके लेफ्ट साइड में एक अंक बढ़ाने वाला जो अंक होता है उसे हम राउंड नंबर बोलते हैं। तो टू फिक्स्ड इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि फिक्स्ड के अंदर अगर मैं जीरो, यहाँ पे तो जीरो लिखी हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जीरो ना लिखूं, खाली भी छोड़ देता हूँ, तो भी यहाँ पर जो मेरा आउटपुट होता वो 4 ही होता। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं जो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने उस स्टेटमेंट को यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, वेरिएबल x इक्वल टू 3.759। ठीक है, उसके अंदर x डॉट टू फिक्स्ड जीरो, अगर मैंने यहाँ पे जीरो लिखा था तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया हमारा 4, जो कि मैंने आपको बताया है कि राउंड नंबर है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो टू फिक्स्ड है उसमें क्या, जीरो लिखने से क्या होता है कि जो हमारा मेन नंबर होता है उसके अंदर उसके डेसिमल जो नंबर है उसके लेफ्ट साइड के सभी हट जाते हैं और उसके जो आपका राइट साइड के सभी नंबर हट जाते हैं और लेफ्ट साइड में जो एक नंबर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जो 3.7 था 759, तो दूसरी तरफ के जितने नंबर थे वो सारे हट जाएंगे। और अगर अगर यहाँ पे जीरो होता तो केवल जीरो ही यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है, लेकिन यहाँ पर 3.759 है। तो इस समय जो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो 4 इसलिए है क्योंकि 7 जो है 5 से ज्यादा है। अगर किसी भी दशमलव के दाएं तरफ 5 से ज्यादा अंक है तो वो, अगर 5 से ज्यादा है तो बाएं तरफ जो अंक होगा उसमें एक ऐड हो जाएगा, अगर 5 से कम है तो अंक ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले प्रश्न का जो कि एज इट इज 4 उत्तर आपको दिखाई दिया है। अब यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को बदल कर देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ठीक इसी तरह, वेरिएबल x इक्वल टू 3.759। अब यहाँ पर मैंने x डॉट टू फिक्स्ड, ठीक, पहले यहाँ पे जीरो था लेकिन मैंने यहाँ पे एक लिख दिया। अब इसका आउटपुट क्या होगा, अब इसका आउटपुट ये होगा कि जो आपका डेसिमल यानी कि जो दशमलव है, दशमलव को के साथ में पहला जो अंक है केवल वो ही आपको साथ में आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट 3.7 ही आया। 7 इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद जो अंक होते हैं अगर 5 से ये 5 है या 5 से कम है तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर 5 से ज्यादा है, 6 7 8 कुछ भी है, तो उस समय क्या होता है, जो लेफ्ट में जो अंक होता है उसमें एक जुड़ जाता है। तो अगर यहाँ पर 5 के स्थान पर 6 होता तो 3.8 मेरा यहाँ पर आंसर होता। ठीक है, तो इस समय यहाँ पर मेरा उत्तर क्या है, 3.7 है। यहाँ पर मैंने फिर से जो है एक और स्टेटमेंट लिखी है सेम एज इट इज उसी क्वेश्चन को लेकर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल x इक्वल टू 3.759 है, इसमें मैंने फिक्स कर दिया है 2 को, टू फिक्स्ड किया है मैंने यहाँ पर 2। अब इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसका आउटपुट आया है 3.76। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका 5 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.759 है, तो मैंने आपको बताया थी कि डेसिमल के बाद जो 2 अंक लेगा, अब जो 5 है वो दूसरा अंक है और उस 5 के दाएं तरफ में आप देख सकते हैं 9 है जो कि 5 से ज्यादा है। तो अगर यहाँ पर 5 से कम होता तो यहाँ पर 5 ही उत्तर आता,
लेकिन अगर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा कि जो इसके दाएं तरफ 9 के दाएं तरफ जो दूसरा 9 के बाएं तरफ लेफ्ट साइड में जो 5 अंक है उसमें एक ऐड हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं लिया जाएगा। तो इस समय इसका जो आउटपुट होगा 3.76 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते 5 में 1 जुड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा राउंड नंबर निकाल के देता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन, फिर से मैंने इसी को लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल टू 3.759, तो x2 फिक्स कर देता हूँ मैं 5। अब देखिए इसमें 5 अंक है ही नहीं और मैंने लिख दिया है इसका 5, यानी कि 5 रेंज तक के जो अंक हैं वो यहाँ पर मुझे आउटपुट में देगा। तो आउटपुट हमारे क्या आएगा 3.759। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे एज इट इज होंगे। और उसके बाद कोई भी अंक नहीं है, तो अगर कोई भी अंक नहीं होगा तो उसके लिए हम 0 वहां पर जो है आउटपुट में लेते हैं। तो ऑप्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है अगर 5 होता है यहाँ पे, तो 3.75900 इसका उत्तर होता, क्योंकि दशमलव के बाद हमें जो 5 अंक आउटपुट में ये जो है फिक्स करके देता है। तो 2 फिक्स का मतलब यही होता है कि जो आपका डेसिमल है उसके राइट साइड में जितने भी अंक है वो आपको आउटपुट में मिलते हैं। लेकिन अगर कोई अंक ऐसा है कि 5 से कम है तो वो एज इट इज है, लेकिन 5 से ज्यादा है तो उसके लेफ्ट साइड में जो अंक है उसमें एक ऐड होकर के आपको देखने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न है व्हाट आर जावास्क्रिप्ट कुकी। तो जावास्क्रिप्ट कुकीज क्या होती है? आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है दिस वेबसाइट यूर कुकी, की जो वेबसाइट वो आपकी कुकी का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो कुकी का हिंदी में मतलब बिस्किट होता है, जो खाने वाला बिस्कुट होता है, लेकिन कुकी क्या होती है? कुकी जो हमारे जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो हम कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, तो हमारी जो हिस्ट्री है वो स्टोर हो जाती है कि हमने क्या क्या गूगल पर क्या क्या सर्च किया किसी भी सर्च इंजन पर। तो हमारा जो डेटा होता है उससे जो वेबसाइट को पता चल जाता है कि ये जो यूजर है इसको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ों की जरूरत है। तो उसी के अनुसार, हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें वहाँ पर जो ऐड दिखाई देती है, जो एडवर्टाइजमेंट हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, वो मिलता है हमारी कुकीज़ के आधार पर। तो ये क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूजर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन स्मॉल टेक्स्ट फाइल। ठीक है, कुछ स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें यूजर की इन्फॉर्मेशन होती है कि वो क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। चौथा प्रश्न है विच इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन वीबीए। तो वीबीए के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही हुआ, डिम फर्स्ट नेम एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है आपका फर्स्ट नेम जो है एक वेरिएबल है, और वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का जो नाम होता है, ठीक है, जैसे मैंने एक्स है वाई है, तो उनके बीच में कभी भी स्पेस नहीं दिया जाता। अगर हमें स्पेस देना पड़ता है तो उसके लिए हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम के बीच में मैंने अंडरस्कोर दिया है। ठीक है, तो ये जो है एक हमारा वेरिएबल बन गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है व्हाट आर एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वीबीए। वीबीए के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वीबीए के अंदर उसके जो एट्रीब्यूट होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। छठा प्रश्न है विच इज डेट टाइम फंक्शन। तो इनमें से कौन सा एक डेट टाइम फंक्शन है? तो जो आपका ऑप्शन सी है इज डेट, तो ये एक जो है डेट और टाइम का फंक्शन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है छठे प्रश्न का। सातवां प्रश्न है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। तो इस कोड का जो आउटपुट है वो क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिम यानी कि ये एक वीबीए का कोड है, क्योंकि वेरिएबल जो वीबीए में जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो डिम से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट होता तो यहाँ पर VAR वेर लिखा होता, लेकिन यहाँ पर जो वीबीए है तो वीबीए में डिम का इस्तेमाल करते हैं। डिम एस एज स्ट्रिंग। तो एस जो है एक वेरिएबल है जो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होते हैं? स्ट्रिंग वो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, मतलब जो एज इट इज रहते हैं। यानी कि मैंने सोनू लिख दिया तो सोनू ही आउटपुट। अगर यहाँ पर मैं एस लिख करके स्ट्रिंग लिख देता हूँ और एस के अंदर कोई नंबर भी स्टोर कर देता हूँ, तो आउटपुट में जब हम उसको जोड़ करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐड जोड़ नहीं होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, एक स्ट्रिंग के तौर पर उसको स्टोर किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने एक वैल्यू को असाइन किया है वोलबर्टेड। तो ये एक वर्ड है वोलबर्टेड, इसको हमने असाइन किया है इस एस वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको आउटपुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया debug डॉट प्रिंट मिड। तो डॉट प्रिंट भी हम डीबग को छोड़ करके सिर्फ डॉट प्रिंट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो debug डॉट प्रिंट मिड का मतलब होता है कि इससे ये जो वर्ड है इसका मिडल पार्ट हमें आउटपुट में चाहिए, इसका बीच का हिस्सा। अब कौन सा चाहिए? यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ एस यानी कि ये वेरिएबल है। तो एस के अंदर जो डेटा स्टोर है, जो भी ये शब्द एस के अंदर स्टोर है, असाइन किया गया है, तो ये एज इट इज यहाँ पे आउटपुट आ सकता था अगर यहाँ पर केवल एस होता तो। लेकिन यहाँ पर केवल एस नहीं है, यहाँ पर उसके साथ में लिखा हुआ है 6 और 4। अब इस 6 और 4 का मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि
ये क्वेश्चन अगर आप कॉपी करके गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन तो मिल जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में सिंपल उत्तर लिखा हुआ मिलेगा, और उत्तर मिलेगा आपका ऑप्शन ए हियर, जो कि इसका उत्तर है ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को लिखते समय जो एक गलती की है, जो कि मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, क्या है कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एस जो है ये एक वेरिएबल है इसके, उसके बाद है 6 और 4। अब इस 6 और 4 का क्या मतलब है, देखिए ये जो 6 है इसका मतलब है कि मिड, पहली बात तो इसका मिडल पार्ट हमें आउटपुट में चाहिए। 6 का मतलब है कि ये नंबर आप देख सकते हैं WHOLE बर्टेड, इसमें छठे नंबर पर जो कैरेक्टर है वहां से स्टार्ट होकर के उसका मिडल पार्ट हमें आउटपुट में चाहिए। 6 का मतलब है ये जो वर्ड है WHEL, इसका छठा शब्द आप देखिए जी कौन सा है, WHOLE, तो आपका जो B है, B, ठीक है, वो छठे नंबर पर आता है। यानी कि इसका मतलब है कि छठे नंबर से स्टार्ट होकर के और उसके बाद लिखा हुआ 4, 6 के बाद 4 का मतलब है कि हमें 4 का मतलब होता है, वैसे यहाँ पर अगर सिंटेक्स में देखें तो 4 का मतलब होता है इसकी लेंथ, मतलब हमें कितने कैरेक्टर आउटपुट में चाहिए। लेंथ का मतलब होता है कि कितने कैरेक्टर, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 कैरेक्टर, 6 होता तो 6 कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब ये होगा कि 6 से स्टार्ट होकर के 6 से शुरू होगा और 4 कैरेक्टर हमें आउटपुट में चाहिए। अब छठे नंबर पर बी है, तो बी के बाद क्या आएगा, BEAR, तो BEAR ये हमारा शब्द बन गया है, मतलब 4 शब्द हमारे हो गए हैं BEAR, बी क्योंकि छठा है, और 6 के बाद छठा शब्द है, लेकिन 6 से आगे हमें 4 वो चाहिए, लेंथ तक चाहिए, तो BEAR। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, जो यहाँ पर आपका BEAR उत्तर होगा, लेकिन एग्जामिनर ने, आप जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे भारत स्किल्स की वेबसाइट से, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर HEAR हियर लिखा हुआ है, लेकिन सही उत्तर इसका होगा BEAR। ठीक है, और गूगल पर आप सर्च करेंगे तो कुछ वेबसाइट पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां पर भी आपको हियर ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका सही उत्तर है BEAR। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जो है एक पेपर पर भी कुछ दिखा देता हूँ, मैंने इसको सोल्व करके आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेम उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिम टेक्स्ट एज स्ट्रिंग, तो सिर्फ मैंने स्टेटमेंट को चेंज किया है। तो टेक्स्ट क्या है, एक वेरिएबल है जो एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट के अंदर मैंने जो है स्टोर कर दिया है एक पूरा सेंटेंस। यहाँ पर देख सकते हैं मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, लैम्प का मतलब शायद मेमना होता है, तो मैरी के पास जो है एक छोटा मेमना है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये स्टोर हो गया टेक्स्ट के अंदर। अब मैं इस टेक्स्ट को आउटपुट करूंगा, तो मैंने लिखा हुआ debug डॉट प्रिंट मिड, आप देख सकते हैं एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उस वहाँ पर एस लिखा हुआ था, यहाँ पे टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट यानी कि ये पूरा सेंटेंस आउटपुट होगा। अब फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें भी 6 लिखा हुआ था, और यहाँ पर भी मैंने 6 लिखा हुआ है, लेकिन उसमें क्या था, 4 लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने कहा था कि लेंथ 4 है, कि भैया 4 वर्ड आउटपुट में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने लेंथ लिख दी है 3, मतलब 3 वर्ड अब हम यहाँ पर आउटपुट में लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसका आउटपुट क्या होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो छठे नंबर पर जो कैरेक्टर होगा वहीं से स्टार्ट होकर के 3 वर्ड हमारे आउटपुट में आ जाए, क्योंकि मिडल में चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MARY, उसके बाद है स्पेस, उसके बाद HAD, फिर स्पेस और A। अब हम यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MARY और HA, तो छठे नंबर पर आता है हमारा A। हेड के बीच में जो ए है वो हमारा छठे नंबर पर आ रहा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ADA, ठीक है, हमारा जो ADA है ये हमारे यहाँ पर उत्तर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो ADA नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिड है, मिड इस तरह का जो फंक्शन यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो स्पेस होते हैं वो भी काउंट होते हैं। ठीक है, स्पेस को भी काउंट किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हेड। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरी पूरा यानी कि 4 शब्द गए, उसके बाद जो स्पेस था उस स्पेस को भी जोड़ा जाएगा, स्पेस को जोड़ा जाएगा तो हो गए हमारे 5 कैरेक्टर, और छठे कैरेक्टर पर हमारा आ गया एच के बाद आप देख सकते हैं HAD, 3 शब्द हो गए, तो हमारा आउटपुट में हमारा कितना आया, हेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन हेड इसका सही उत्तर है, क्योंकि वो सेंटर में है। तो यहाँ पर आपको इसको समझना पड़ेगा कि मिड का मतलब है कि भाई हमें मिडल पार्ट चाहिए, और टेक्स्ट जो कि एक वेरिएबल लिख दिया एज इट इज। ठीक है, तो वेरिएबल जो सेंटेंस है या फिर कुछ जो भी वेरिएबल जो डेटा स्टोर है, यहाँ पर नंबर भी होता तो इसी तरह से यहाँ पे काम करता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 यानी कि छठे नंबर से स्टार्ट होगा, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है लेंथ, कि भैया उस जो आउटपुट में आपको मिलेगा उसकी लेंथ क्या है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर तो मिड लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर जो आपको लेफ्ट भी लिखा हुआ मिल सकता था और राइट भी लिखा हुआ मिल सकता था। अगर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में
आपको केवल टेक्स्ट और इसकी लेंथ देखने को मिलती है। ठीक है, आपको लेफ्ट, जब मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ debug डॉट प्रिंट लेफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में जो हमारा वर्ड है, यानी कि स्टार्ट जहाँ से हो रहे हैं उस तरफ से हमारे मतलब 3 वर्ड हमें आउटपुट में चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ कितनी लिखी हुई है, 3। तो उस समय आउटपुट क्या होता है, अगर मिड के स्थान पर लेफ्ट में लिख देता तो उस समय उत्तर होता हमारा MAR, क्योंकि लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग के 3 वर्ड है हमारे MAR। क्योंकि उस समय हमें, जब हम लेफ्ट लिखते हैं तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा ये केवल हमें मिड स्टेटमेंट के अंदर बतानी पड़ती है। इसके अलावा अगर हम राइट लिख देते हैं कि भाई राइट साइड से हमें 3 चाहिए, तो इसका उत्तर होता AMB। ठीक है, लास्ट में देख सकते हैं आप LAMB है। तो अगर हम यहाँ पे राइट लिख देते तो AMB उत्तर होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मिड, लेफ्ट और राइट है इसका क्या मतलब है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम जो है फिर से जो है एक प्रैक्टिकल वीडियो, एक नोटबुक पर आपको मैं ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दूंगा कि ये कैसे काम करता है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया, वो समझ में आ गया होगा। 8वां प्रश्न है, विच ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट इज यूज टू परफॉर्म द OR ऑपरेशन। तो OR ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड का हिंदी में मतलब होता है और। ठीक है, या तो उसकी लेफ्ट साइड, मतलब सॉरी लेफ्ट और राइट, जिसकी लेफ्ट और राइट दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तभी आउटपुट ट्रू आए, तो वो आपका एंड ऑपरेटर होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, जिसका मतलब है और ऑपरेटर है। 9वां प्रश्न है, विच स्कोप वेरिएबल इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट दैट डिक्लेयर्स देम एंड आल्सो अदर प्रोजेक्ट रिफरिंग इट। तो हमारे जो कोड हमने लिखा हुआ है तो उसके अंदर कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकें, तो वो कौन सा हमारा वेरिएबल होता है, तो वो होता है हमारा सॉरी ग्लोबल स्कोप। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, उसे हम ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट बॉक्स फंक्शन। तो इनपुट बॉक्स जो फंक्शन होता है उसका क्या यूज होता है। तो इनपुट बॉक्स अगर हम यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, जब भी यूजर जो है फॉर्म को ओपन करेगा तो उसको एक आउटपुट, एक बॉक्स दिखाई देगा, पॉपअप बॉक्स, जिसमें यूजर से इनपुट लेने के लिए उसको कहा जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह का, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टू डिस्प्ले बॉक्स फॉर यूजर इनपुट। यूजर से इनपुट लेने के लिए उसको एक बॉक्स दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है 10वें प्रश्न का। 11वां प्रश्न है, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द पार्ट ऑफ द कोड इज एक्सिक्यूटेड इन VBA। तो यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, ये एक तरह का लूप है, इसे हम वाइल लूप बोल सकते हैं। ठीक है, वाइल एंड लूप है वैसे ये। तो इसको जो हमारे बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो सबसे पहला आउटपुट क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डिम काउंटर, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है काउंटर, और काउंटर के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी है 0। यहाँ पर दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं काउंटर इक्वल टू 0, काउंटर में हमने 0 वैल्यू को असाइन किया। उसके बाद हमारा लूप स्टार्ट हुआ वाइल। तो वाइल लूप कब तक चलेगा, काउंटर की वैल्यू जब तक 2 से कम रहेगी, यानी कि जब तक काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद है काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो काउंटर है उसमें एक इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी कि एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है डीबग डॉट प्रिंट हेलो, यानी कि इस लूप में क्या होगा कि आउटपुट से पहले हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, हमने एक अपनी तरफ से हेलो यहाँ पर लिख दिया है, तो डीबग डॉट प्रिंट हेलो वर्ड आउटपुट है। उसके बाद वैंड, उसके बाद डीबग डॉट प्रिंट काउंटर, और लास्ट में हमने जो है प्रिंट कर दिया है काउंटर को। काउंटर में जो भी वैल्यू स्टोर थी उसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर आपने देखा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी वेरिएबल होते हैं उसके अंदर जो सबसे पहला आउटपुट होता है, सबसे पहला आउटपुट वही होता है कि जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर थी वो थी 0। तो सबसे पहला जो आउटपुट होगा वो भी आपका 0 ही होगा, क्योंकि वेरिएबल लूप में आपने कई बार देखा होगा या पहाड़े लिखते हैं तो स्टार्टिंग का जो नंबर होता है, जैसे मैंने 2 का पहाड़ा स्टार्ट करता हूँ तो 2 सबसे पहले 2 ही लिखा है, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा। तो इसमें भी क्या होगा कि सबसे पहले 0 ही आउटपुट में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन 0 से पहले इन्होंने क्या कर दिया, हेलो को आउटपुट कर दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हेलो आउटपुट होगा, लेकिन उसके बाद जो काउंटर के अंदर जो सबसे पहली वैल्यू स्टोर थी वो थी 0, तो 0 ही यहाँ पर आउटपुट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। और इसके बाद जो दूसरा आउटपुट होगा उसमें क्या होगा, उसमें हेलो और 0 के अंदर एक और ऐड हो जाएगा, उसके बाद एक ऐड, उसके बाद यहाँ पर उसकी पहले हेलो 0 आउटपुट होगा, उसके बाद दूसरी लाइन में जो आउटपुट आएगा वो होगा हेलो 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला आउटपुट कौन सा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, 12वां प्रश्न है,
व्हाट कैन बी साइज्ड और रिसाइज्ड बाय यूजिंग रीडीम स्टेटमेंट इन वीबीए। वीबीए के अंदर जो रीडीम स्टेटमेंट होती है उसके माध्यम से हम किसे रिसाइज कर सकते हैं और उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। तो जो आपके डायनामिक एरे होते हैं, डायनामिक का मतलब होता है अस्थायी, यानी कि जिन्हें हम बीच में कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, और डायनामिक एरे वे होते हैं जिनको चेंज कर सकते हैं। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ HTTP। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? HTTP एक प्रोटोकॉल होता है जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विच अकाउंटिंग एंटिटी स्टेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी एंटिटी ऐसी होती है जिससे पता चलता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का, यानी कि किस शब्द से ये पता चलेगा कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि कोई कंपनी, किसी कंपनी के पास कितना पैसा, उसके वो कितना कमाती है, तो उसका पता किससे चलेगा? तो उसका पता चलेगा उसकी बैलेंस शीट से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न है विच कैटेगरी ऑफ असेट अकाउंटिंग डज लैंड एंड बिल्डिंग फॉल इनटू। यानी कि लैंड और बिल्डिंग, यानी कि जो जगह होती है और जो बिल्डिंग होती है किसी भी कंपनी की, तो वो किस प्रकार के अकाउंटिंग असेट्स में आती हैं? तो वो सब उसके फिक्स असेट्स में आती है, यानी कि लैंड और बिल्डिंग का खर्चा तो भाई होगा ही होगा किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, ये जो खर्चे ये बिल्कुल फिक्स हैं, तो ये आपके फिक्स असेट्स में आते हैं। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 16वां प्रश्न है विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू हैंडल प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर। तो अकाउंट और वाउचर जो होते हैं उनको हैंडल करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? तो आप सब जानते हैं अकाउंटिंग के लिए जो हम टैली का यूज करते हैं। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन भी आपका सही है, टैली। 17वां प्रश्न है विच ऑफ द बुक इज फर्स्ट एंट्री इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर जो सबसे पहली एंट्री बुक होती है वो कौन सी होती है? तो जब भी आप अकाउंटिंग का काम करते हैं टैली के अंदर, तो कोई भी पैसा आया गया, कोई भी बिल कटा, कुछ भी किसी भी प्रकार की अकाउंटिंग से रिलेटेड जानकारी होती है कंपनी की, तो सबसे पहले वो कहाँ पर लिखते हैं? तो सबसे पहले हम उसे लिखते हैं जनरल बुक के अंदर। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही, जिसे हम सामान्य मतलब रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली एक बुक बोल सकते हैं, खाता बुक कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। 18वां प्रश्न है विच टाइप ऑफ बजट इज डिजायर्ड फॉर अ ईयर इन एडवांस। तो वो कौन सा बजट होता है जिसको एडवांस में मतलब एक साल के लिए डिजाइन किया जाता है, तो उसे हम लॉन्ग टर्म बजट कहते हैं। तो 18 प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 19वां प्रश्न है विच टेक्नोलॉजी रिलाइज हैवली ऑन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड इंटरनेट मार्केटिंग। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, सॉरी ये सब जो काम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के, ट्रांजैक्शन के, तो ये सब किस टेक्नोलॉजी के अंदर होते हैं? तो ये सब होते हैं आपके ई कॉमर्स के अंदर। तो 19वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सॉरी ऑप्शन जो बी है वो आपका सही है। ई कॉमर्स के अंदर जो है ये ट्रांजैक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किए जाते हैं, इंटरनेट पर मार्केटिंग की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है 19वें प्रश्न का। 20वां प्रश्न है विच सिक्योरिटी थ्रेट इन्वॉल्व्स सेंडिंग अनसोलिसिटेड ईमेल इन बल्क टू इंडिविजुअल फॉर कमर्शियल गेन एंड स्प्रेडिंग मालवेयर। तो मतलब बहुत ज्यादा बल्क मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिविजुअल, यानी कि किसी को भी कोई भी ईमेल भेज देना वायरस फैलाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार का कमर्शियल गेन प्राप्त करने के लिए, तो उस प्रकार के जो मेल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन जो मेल्स होते हैं उन्हें हम स्पैम कहते हैं। तो 20वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 21वां प्रश्न है विच स्पाइंग इज यूज टू हैक कंपनी और गवर्नमेंट कंप्यूटर नेटवर्क टू ऑब्टेन देयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यानी कि सरकारी या फिर किसी भी प्रकार के सरकारी संस्था या फिर किसी भी प्रकार के कोई कंपनी होती है उसके कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उसकी सेंसिटिव जानकारी प्राप्त करना किस प्रकार का क्राइम होता है? तो वो जो होता है उसे हम साइबर एस्पियनेंस बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है। 22वां प्रश्न है विच गिव द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन अ वेबसाइट फॉर सेलिंग इन ई कॉमर्स साइट। तो जो आपकी ई कॉमर्स साइट्स होती है वहाँ पर जो प्रोडक्ट की जो लिस्ट होती है जो कि सेल करने के लिए होती है, तो वो जो लिस्ट होती है वो कहाँ पर आपको दिखाई देती है? तो वो दिखाई देती है आपकी शॉपिंग कार्ट के अंदर। यानी कि आपको जो बहुत सारे जो किसी वेबसाइट पर जाते हो और वहाँ पर बहुत सारे जो आइटम जो भी आपको परचेज करने होते हैं आप उनको सेलेक्ट कर लेते हो और वो आपके स्टोर हो जाते हैं कार्ट के अंदर। उसके बाद आप जाते हैं शॉपिंग कार्ट के अंदर, उस कार्ट के अंदर जो भी आपने सेलेक्ट किए थे प्रोडक्ट आप उनको वहाँ पर परचेज कर सकते हो। तो वहाँ पर उनकी आपको लिस्ट दिखाई देती है जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर सेल में होते हैं। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। 23वां प्रश्न है व्हाट इज द काउंटर मेजर फॉर फिशिंग अटैक। तो जो आपका फिशिंग अटैक होता है उसका काउंटर मेजर यानी कि उससे बचने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं यूज ऑन स्क्रीन गलत है, ऑप्शन बी है यूज लॉन्ग कॉम्प्लेक्स गलत है, ऑप्शन सी है
क्रॉस चेकिंग द वेबसाइट यूआरएल। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। किसी भी वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो उस वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको हमें ध्यान से चेक करना चाहिए, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि आप जो फेसबुक खोलते हैं, सर्च करते हैं फेसबुक, तो आपको सिर्फ फेसबुक देखने को मिलता है, लेकिन जब आप नीचे की तरफ जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखने को मिलेंगी। बिल्कुल ओपन करने पर आपको फेसबुक का एक एक डिजाइन आपको वहां पर सेम देखने को मिलेगा, लेकिन उनका जो यूआरएल है वो अलग होगा। फेसबुक की स्पेलिंग है FACEBOOK, लेकिन उनका जो नाम होगा उसमें कुछ डिफरेंस होगा, जैसे FACEB उनके नाम में थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन आपको ध्यान से देखेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन जो इंडिविजुअल यूजर, कोई ऐसा यूजर है जिसे नहीं पता है कि हमें यूआरएल भी चेक करना चाहिए, तो उस तरह की वेबसाइट पर जाकर के अगर वो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इनपुट कर देता है तो जो आपका डेटा, जो आपका पासवर्ड है वो गलत लोगों के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह की जो वेबसाइट है उनसे हमें बच के रहना चाहिए, और हमारे किसी भी वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो यूआरएल हमें जरूर चेक करना चाहिए। ठीक है, 24वां प्रश्न है विच इज द स्टैंडर्ड मैक्रो लैंग्वेज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम VB यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का जो लैंग्वेज होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो 24वें का ऑप्शन बी सही है। 25वां प्रश्न है विच कोड इन HTML पेज इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग जावास्क्रिप्ट कोड बिटवीन देम। तो किसी भी HTML पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड को ऐड करने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। स्क्रिप्ट टैग के बीच में जो भी कोड हम लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट का होगा और उसे हम HTML पेज में ऐड कर सकते हैं। 26वां प्रश्न है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड लिखा हुआ इज NaN 50/2। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट चेक की गई है कि भैया अगर ये जो ब्रैकेट है इसके बीच में अगर कोई नंबर हुआ तो आउटपुट आएगा आपका ट्रू, अगर इसके बीच में कोई नंबर नहीं हुआ तो आउटपुट आएगा फॉल्स। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इज नॉट ए नंबर, NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर। अगर इस ब्रैकेट के बीच में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसका आउटपुट, अगर कोई नंबर आता है तो आउटपुट आएगा ट्रू, अगर कोई नंबर नहीं आता है तो आउटपुट आएगा फॉल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 50 को आप जब आप 0 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो आउटपुट आएगा आपका 0 यानी कि एरर। 0 भी नहीं आएगा, एरर ही आएगा, क्योंकि मैंने इसको जो है कैलकुलेटर में करके देखा था तो इसका आउटपुट आया था आपका एरर। तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो इस समय इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इज NaN का, और उसके ये जो है कंडीशन चेक की गई है इज NaN। अगर यहाँ पर एक नंबर होता है, अगर यहाँ पर नॉट ए नंबर का मतलब है कि अगर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होता है तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो होगा फॉल्स, अगर नंबर हुआ तो आउटपुट होगा ट्रू। तो इस समय इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी फॉल्स। 27वां प्रश्न है व्हाट इज द कोड टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग टू गेट द रिजल्ट RES एज हेलो वर्ल्ड इफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें जो है RES जो एक वेरिएबल है, RES को हमें आउटपुट में चाहिए हेलो वर्ल्ड। तो RES जो वेरिएबल है उसके अंदर हमें हेलो वर्ल्ड जो शब्द है उसको आउटपुट में चाहिए इकट्ठा। यदि यहाँ पर देख सकते इफ हेलो वर्ल्ड के बाद लिखा हुआ इफ वेर स्ट्रिंग 1 हेलो वेर str2 वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो हेलो और वर्ल्ड दो अलग अलग लिखे हुए हैं, अब इन दोनों को इकट्ठे करके हमें RES स्ट्रिंग में RES वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है और आउटपुट में इकट्ठा हमें लेकर के आना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि हमें चाहिए RES। हम लिखेंगे RES वेर RES इक्वल टू, उसके बाद सबसे पहला आउटपुट कौन सा, सबसे पहला वेरिएबल है हेलो। हेलो किसके अंदर है str1, तो हम लिखेंगे str स्ट्रिंग 1, उसके बाद कोमा, यानी कि 2 या 2 4 5 जितने भी जो आपके वेरिएबल होंगे उनके एक साथ जब हम लिखते हैं तो कोमा से हम उनको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। उसके बाद हम कॉन्केट यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, कॉन्केट लिख रहे हैं हम इनको जोड़ने के लिए। हम यहाँ पर प्लस का जो निशान होता है, जमा का निशान होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कॉन्केट लिख सकते हैं। कॉन्केट हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में str2 में आपने देखा था कि वर्ड जो है लिखा हुआ था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो वेरिएबल RES स्ट्रिंग 1 में हेलो है, कॉन्केट का मतलब प्लस, इनको जोड़ दिया जाएगा, str2 में वर्ड है तो आउटपुट में मिल जाएगा RES का आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका
सही है। 28वां प्रश्न है विच इज द रिलेशनल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर है? तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर आपका एक रिलेशनल ऑपरेटर है। इसके अलावा जो ऑप्शन बी है वो एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी जो वेरिएबल होता है, नंबर होता है, उसके अंदर एक ऐड हो जाता है। 29वां प्रश्न है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ, इसका आउटपुट हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं x इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो x जो है x एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को ऐड कर दिया है। यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ, एक स्ट्रिंग लिखा हुआ, तो स्ट्रिंग हमने ट्रू को ऐड कर दिया x के अंदर। अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में x लिख देंगे तो आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन चेक की गई है, नंबर अगर इसके अंदर नंबर हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर x के अंदर नंबर हुआ तो आउटपुट में हमें वही देखने को मिलेगा जो x के अंदर स्टोर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के अंदर तो हमने वही कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिंग को ऐड किया हुआ, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, नॉट ए नंबर। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। x के अंदर कोई भी नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, तो आउटपुट में हमें मिलेगा NaN, ये कोई नंबर नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है 29वें प्रश्न का। 30वां प्रश्न है which type of loop in JavaScript will always be executed once before checking if the condition is true। तो JavaScript के अंदर वो कौन सा लूप होता है जिसके अंदर जो कोड आपने लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना पूरे लूप को चेक किए। यानी कि स्टार्टिंग में जो भी वेरिएबल आपने स्टोर किए थे जिनके अंदर अगर आपको उनको आउटपुट में लिखा हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, तो स्टार्टिंग में एक बार वो पूरा लूप को छोड़ करके वो स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका डू वाइल लूप। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं डू का मतलब होता है कि भैया, डू का मतलब होता है करना, मतलब वो जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वो एक बार एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वाइल लूप को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। एक बार वो लूप वो स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट करेगी। तो जो ऑप्शन सी वहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।